Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Omar Ijaz, a first year MBBS student. Today I am going to give a lecture on physiology on a topic neuromuscular junction. Hope it will be good and productive for you people. So let's start it. So as the name indicates, neuromuscular junction is a connection between a neuron and a muscle. मतलब एक न्यूरॉन और एक मसल के दरमियान जो कनेक्शन होगा उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। जब सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा मसल के पास तो जो सिग्नल होगा वो उसके सेंटर पे आएगा। मींस के जो न्यूरॉन और मसल के दरमियान कनेक्शन होगा, सिनैप्स बनेगी, वो सेंटर ऑफ द मसल बेली पे बनेगी वो। और उसके बाद जो सिग्नल होगा वो दोनों साइड्स पे ट्रैवल करेगा और मसल को इनर्वेट करेगा, जिसके बाद मसल की कंट्रैक्शन हो जाएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन बात इसमें याद रखने वाली वो ये है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो मसल फाइबर के लेवल पे आके बनता है। मतलब कि जो भी नर्व आ रही है वो सिग्नल लेकर आएगी और मसल फाइबर को इनर्वेट करेगी। यानी कि डायरेक्ट वो मसल बंडल पे नहीं आएगी बल्कि उसके अंदर मसल फाइबर को करेगी इनर्वेट, जिसके अंदर फिर मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स आएंगे। और जो न्यूरॉन और मसल के दरमियान कनेक्शन होगा उसे हम साइनैप्स कहेंगे, जिसके थ्रू एक्सॉन की नर्व के एक्सॉन एंडिंग से इम्पल्स ट्रैवल करेगी मसल पे। तो ये जो कनेक्शन होगा इसे हम साइनैप्स कहेंगे। और जो होता है वैसे तो जितने भी एक मसल के अंदर जितने भी मसल फाइबर्स होंगे उनको इनर्वेट करेगी आके मोटर न्यूरॉन जो होगा, सिग्नल जहाँ जो आएगा इस पर। लेकिन कई बार एक्सेप्शन हो जाती है कि ओनली 2% फाइबर्स इस तरह के होते हैं जहाँ तक नर्व इम्पल्स नहीं पहुँच सकती, वरना जो मैक्सिमम होते हैं फाइबर्स उनमें नर्व इम्पल्स पहुँच जाती है और उनको इनर्वेट कर देती है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ये न्यूरॉन का एक्सॉन एंड है और ये मसल है। इन दोनों के दरमियान कनेक्शन को हम कह रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो न्यूरॉन एंडिंग है इसमें ये जो छोटी छोटी वेसिकल्स हैं ये हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एसिटाइलकोलिन भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। और उसके बाद ये जो नीचे है ये जो एक ये जो न्यूरॉन है ये मसल के अंदर एक डिप्रेशन बना रहा है पूरा, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक ट्रफ या फिर साइनेप्टिक गटर। और ये जो उसके अंदर मसल के अंदर जो छोटे छोटे जैसे फॉल्ट्स बने हुए हैं इसको सब न्यूरल क्लेफ्ट्स कहते हैं, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो वो मैक्सिमम प्लेसेस पे आकर अटैच हो सके मसल पे और उसमें कंट्रैक्शन करवा सके। और ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है एक्सॉन के अंदर जो एटीपी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन और जो न्यूरो रिसेप्टर होता है वो रिलीज़ होता है यहाँ इसके टर्मिनल से। अब ये जो न्यूरॉन की एंडिंग है और मसल है इसके दरमियान ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है ये 20 से 30 नैनोमीटर वाइड होती है, और ये इसके एक्सॉन के टर्मिनल पे आके जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं ये अपने न्यूरॉन रिलीज़ करती हैं। पहले हम इसमें स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें ये कैल्शियम चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, ये डेंस बार्स होते हैं। और जो साइनेप्टिक सब न्यूरल क्लेफ्ट होती है इसके अंदर एक तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा वो इस पर आकर अटैच हो जाएंगे, और जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। उसके बाद इसमें एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताया हुआ कि जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और 5 सब यूनिट्स होते हैं इसके जो फीटल में होते हैं, फीटल स्टेज में, ये मैंने लिखा हुआ है एफ फॉर फीटस। उसमें 5 सब यूनिट्स ये होते हैं, 2 अल्फ़ा होते हैं, एक बीटा होता है, एक डेल्टा होता है और एक गैमा होता है। और जो एडल्ट स्टेज में होते हैं अडल्ट्स के अंदर जो ये रिसेप्टर होता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, उसके सब यूनिट्स ये होते हैं 2 अल्फ़ा, एक बीटा, एक डेल्टा, और जो गैमा होता है जिसमें मैंने एरो लगाया वो ये रिप्लेस हो जाता है एप्सिलॉन से। अब हम देखते हैं तो ये इनके साथ एक नर्व इम्पल्स आके मसल को कंट्रैक्ट करती है, वहाँ तक पहुँचती कैसे। पहले ये जब यहाँ से नर्व इम्पल्स आएगी एक्सॉन से तो ये आके ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं इनको ओपन कर देगी। तो कैल्शियम चैनल ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यहाँ से कैल्शियम इनवर्ड मूव करेगा एक्सॉन के अंदर। ये जैसे ही मूव करेगा तो एज अ स्टिमुलस एक्ट करेगा और ये साइनेप्टिक वेसिकल से जो होगा एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करवाएगा। अब वो किस तरह होंगी कि ये जो वेसिकल्स होंगी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख वेसिकल्स एक जो एंड प्लेट होती है और उस पर प्रेजेंट होती हैं 3 लाख वेसिकल्स। उसमें से जो 125 वेसिकल्स होती हैं वो एक जो होता है एक नर्व इम्पल्स होती है उससे रिलीज़ हो जाती हैं। तो 125 वेसिकल्स जो होंगी वो यहाँ मेम्ब्रेन पे आके अटैच होंगी और एक्सोसाइटोसिस होगी, और जो एसिटाइलकोलिन होगा वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में।
अच्छा, अब एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ हो जाएगा तो यहाँ से हम इस चैनल पे देखते हैं एसिटाइलकोलिन यहाँ पे ये रिलीज़ हुआ, ये आके ये जो एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स हैं इन पे आके अटैच हो जाएगा। ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है। एक ये जो होता है एसिटाइलकोलिन वाला चैनल प्रोटीन, इस पे 2 एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो सकते हैं। 2 इसमें ये होती हैं बाइंडिंग साइट्स, जो यहाँ पे जब 2 आके अटैच होंगे तो ये यहाँ से ओपन कर देंगे इस चैनल को। पहले ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में बंद है चैनल। जैसे ही आके 2 एसिटाइलकोलिन अटैच होंगे ये चैनल ओपन हो जाएगा और इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम अंदर मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये जो चैनल होता है इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये नेगेटिव चार्जेस देख रहे हैं ना चैनल के अंदर, तो सिर्फ जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इसको ये जो है वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा और उसे उनकी इनवर्ड मूवमेंट करवाएगा। नेगेटिव आयंस वैसे ही इससे रिपेल हो जाएंगे और पॉजिटिव में भी जो मैक्सिमम होता है वो सोडियम होता है और इसकी वजह ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है, तो सोडियम यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और इसके अंदर मूव कर जाएगा। अब जब यहाँ पे आके सोडियम एसिटाइलकोलिन अटैच होगा तो सोडियम इनवर्ड मूव करेगा, मतलब यहाँ से सोडियम जो होगा वो ये आउटसाइड से इनसाइड सोडियम मूव करने लग जाएगा। सोडियम जब मूव करेगा तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा पोटेंशियल जनरेट करेगा जिसे हम कहते हैं लोकल एंड प्लेट पोटेंशियल। वो लोकल एंड प्लेट पोटेंशियल एक स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेगा और जो फर्दर सोडियम चैनल्स होंगे उन सारों को। अब जब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन अटैच होगा तो सोडियम इनवर्ड मूव करेगा। जब थोड़ा सा सोडियम इनवर्ड मूव करेगा तो वो क्या करेगा कि एक इनसाइड ऑफ द मसल फाइबर उसमें एक पोटेंशियल जनरेट कर देगा जिसे हम कहते हैं लोकल एंड प्लेट पोटेंशियल। वो एज अ स्टिमुलस एक्ट करेगा और जो बाकी सोडियम के चैनल्स होंगे उन्हें भी ओपन कर देगा और बाहर से सोडियम अंदर मूव करने लग जाएगा। ये सोडियम का पाथवे, सोडियम अंदर मूव करने लग जाएगा और उसके बाद वो मसल के अंदर कंट्रैक्शन कॉज करेगा। अब ये जो वेजिकल्स थी एसिटाइलकोलिन वाली वेजिकल्स, ये जो होती हैं ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेजिकल्स कहाँ पे बनती हैं। जो सेल बॉडी होती है उसकी न्यूरॉन की, उसके अंदर जो गोल्जी अपरेटस होता है वो बनाता है इन वेजिकल्स को और उसके अंदर जो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोसोल में बनते हैं, इसके एक्सॉन के साइटोसोल में। तो जो गोल्जी अपरेटस से वेजिकल्स आएंगी वो बनेंगी, वो फ़ौरन नीचे ट्रैवल करेंगी, एक्सॉन के टर्मिनल पे आ जाएंगी और जो एसिटाइलकोलिन होगा वो साइटोसोल से मूव करके इसके अंदर चला जाएगा साइनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर और ये फुली मैच्योर साइनेप्टिक वेजिकल्स बन जाएंगी। अब जब यहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेगी तो नर्व इम्पल्स ने इसका रिलीज़ करवाना है। ये जैसे ही एसिटाइलकोलिन जो होगा रिलीज़ होगा तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो छोटे से ट्रायंगल्स बने हुए हैं ये हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के मॉलिक्यूल। ये एक एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को की मतलब ब्रेक डाउन करवा देता है एसीटेट आयन में और कोलिन में। अब जब ये जो होगा ब्रेक डाउन करवाएगा एसिटाइलकोलिन को तो जो कोलिन होगी वो तो दोबारा इनवर्ड वापस चली जाएगी न्यूरॉन के अंदर और जो एसीटेट आयन होगा वो उसका वैसे इतना जिक्र नहीं किया हुआ बुक में, लेकिन वो आई थिंक डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लेदरिन एक प्रोटीन होती है। अब ये जो है यहाँ से अब कोलिन जब अपना काम करके मतलब ये एसिटाइलकोलिन एसीटेट और कोलिन में रिलीज़ हुआ था तो कोलिन जब वापस चली जाएगी तो अब उसने एसीटेट किस आयन के साथ मिलना है न्यूरॉन के अंदर और एसिटाइलकोलिन बना देना है और उसके लिए अब जो वेजिकल्स बनानी हैं वो जो होंगी वो ये क्लेदरिन प्रोटीन होती है एक न्यूरॉन के अंदर और जो कोटेड पिट्स बनी होती हैं यहाँ पर जो होता है न्यूरॉन की एंडिंग होती है टर्मिनल, यहाँ पे पिट्स बनी होती हैं जिन्हें हम कोटेड पिट्स कहते हैं। तो क्लेदरिन प्रोटीन कोटेड पिट्स को इनवर्ड मूव करवाता है और उसकी पिंचिंग होने के बाद वेजिकल्स बन जाती है। अब वो खाली वेजिकल्स के अंदर दोबारा से एसिटाइलकोलिन ऐड हो जाता है और वो ये साइनेप्टिक वेजिकल्स बन जाती हैं। तो अब हम इसके थोड़े से क्लिनिकल्स देख लेते हैं। ये जो 3 कंपाउंड्स हैं मेथैकोलिन, कार्बाकोल एंड निकोटीन, ये तीनों जो हैं सब्सटेंसेस ये बिल्कुल एसिटाइलकोलिन की तरह ही एक्ट करती हैं, यानी कि एज न्यूरोट्रांसमीटर ये यूज़ होती हैं। तो इनका एक्शन बिल्कुल एसिटाइलकोलिन जैसा होगा, लेकिन इसमें और इन तीनों में और एसिटाइलकोलिन में फ़र्क ये होगा कि एसिटाइलकोलिन जैसी रिलीज़ होती है लेफ्ट में वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं इन पे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एक्ट नहीं करेगा और ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो ये मसल के अंदर कंट्रैक्शन करवाता जाएगा जिससे अल्टीमेटली स्पैज़म हो जाएगा, मस्कुलर स्पैज़म हो जाएगा और उसमें ओवर एक्साइटेशन कोज करेगा।
अब ये जो है ये 3 कंपाउंड्स, पहले हमने देखा था मेथाकोलिन, कार्बाकोल और निकोटीन का फंक्शन। अब इन तीनों का देखते हैं। नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ये तीनों जो कंपाउंड हैं ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम होता है उसको इनएक्टिवेट करके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो इनकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, ब्रेकडाउन जब नहीं होगी तो वो मसल पे एक्ट करते रहेंगे, उन्हें इनर्वेट करते रहेंगे, उसमें कंट्रैक्शन कंटिन्यूसली कॉज करेंगे, जिससे लेरेंजियल स्पैज्म हो जाएगा। लेरेंजियल स्पैज्म होता है जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनका स्पैज्म होता है, वो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, जिससे एक तो सफोकेशन होने लग जाती है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी बहुत होती है और अ पर्सन फील चॉकिंग। तो ये डेंजरस होता है, लीथल होता है और इससे डेथ कॉज हो सकती है। अब इसमें 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि जो नियोस्टिग्मीन और फाइसोस्टिग्मीन होती है ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को ओनली फॉर सेवरल आवर्स इनएक्टिवेट करती है, लेकिन जो डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट होता है ये इसे पावरफुल नर्व गैस पॉइजन भी कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें मैंने स्टार लगाया है कि इसे पावरफुल नर्व गैस पॉइजन कहते हैं। ये इनएक्टिवेट करता है एंजाइम को फॉर द पीरियड ऑफ द वीक्स, not for days or hours. It inactivates it for weeks, so it is also lethal and may cause death. And the most important one, clinical myasthenia gravis, इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 in 20,000 होती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें एंटीबॉडीज़ जो बन जाती हैं वो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। अब देखें जब एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर जब साइनैप्स से रिलीज़ होगा एसिटाइलकोलिन उसे रिसीव नहीं करेगा, जिसकी वजह से सोडियम चैनल नहीं ओपन होंगे और सोडियम मूव नहीं जब तक करेगा तब तक उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो ये जब एंटीबॉडीज़ होती हैं ये एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं तो उसके अंदर कंट्रैक्शन नहीं हो सकती, यानी कि मसल जो है उस तक नर्व इम्पल्स पहुँचेगी नहीं। तो इसका जो है एक ये मैनिफेस्टेशन इसकी ये है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सके, यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स जो होंगे जब उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी तो हमारी रेस्पिरेशन रुक जाएगी और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होगा और ये डेथ कॉज कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ये जो हमने ऊपर ये आप देख रहे हैं कि हमने देखा था नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन एंड डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ये तीनों कंपाउंड थे, ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनएक्टिवेट कर देते थे। तो हम जैसे नियोस्टिग्मीन देंगे तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो होगा एंजाइम है, अब वो जब इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा उसकी जो होगा न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसकी जब ब्रेक डाउन नहीं होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा साइनेप्टिक लेफ्ट में और उसके ऊपर अपने रिसेप्टर्स पे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे। तो एसिटाइलकोलिन जैसे ही वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो उसमें चांसेस बन सकते हैं कि जो कुछ एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स हों वो एक्ट कर जाएँ रिसेप्टर पे और उसके अंदर इनर्वेशन कॉज करवा सकें, उसकी कंट्रैक्शन करवा सकें मसल्स की। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो इसमें नियोस्टिग्मीन देंगे तो जैसे ही उसकी एक डोज ख़त्म हो जाएगी तो फिर से हमें दोबारा देनी पड़ेगी ताकि वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो होगा उसको इनएक्टिवेट करे और उसकी एक्यूमुलेशन करवाए एसिटाइलकोलिन ताकि चांसेस बन सकें कि मसल की कंट्रैक्शन। That's all about the neuromuscular junction. Hope you people enjoyed my lecture. So don't forget to subscribe our YouTube channel MDC Medicepts. Thank you so much. Allah Hafiz.